नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। जैसा कि हमने कहा था कि इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे अपने संभव बैच में और चर्चा होगी जीएसटी की। तो आइए बात करते हैं जीएसटी पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर। जीएसटी को समझने के लिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं। जीएसटी की परिभाषा से बात शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है? अगर एक मुद्दा उठाया जाए कि जीएसटी क्या है, जीएसटी पर कोई भी बात होगी उससे पहले थोड़ा हमें जीएसटी की परिभाषा जाननी। तकनीकी रूप से जब कहा जाता है कि जीएसटी क्या है तो इसके दो जवाब मिलते हैं। पहला ये कि जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है। मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है। लगने वाला कर है। लगने वाला कर है। ये वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स है, इसलिए जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जीएसटी भी एक प्रकार का वैट है। पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी ने टैक्स की दुनिया की एक बड़ी समस्या का समाधान किया और समस्या है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो दूसरी बात कही जाती है यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। को दूर करता है। तो आपसे सामने जब भी सवाल आए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है और दूसरा यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। तो सवाल उठता है किस टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं? या अगर जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है या जीएसटी वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स है या जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है, तो आखिर इसके मायने क्या होते हैं? तो आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। आप वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स है इसको भी समझ लेंगे और दूसरा जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे दूर करता है इसको भी समझ लेंगे। जब दो चीजें समझ लेंगे तब हम जीएसटी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बात सीधे सीधे यहीं से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, उस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। लिखा है कि यह मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, यानी जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला एक कर है। जीएसटी वैल्यू एडिशन पर लगने वाला एक कर है। तो कैसे है? तो इसको समझते हैं। जीएसटी के पहले की क्या स्थिति थी और जीएसटी में क्या स्थिति है, एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है, इससे आप इस बात को समझ लेंगे। तो देखते हैं कि जब जीएसटी लागू हुई उससे पहले क्या स्थिति थी, यानी जीएसटी के पहले का प्रीवियस टैक्स सिस्टम कैसा था। 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू हुई तो उसके पहले के हालात क्या थे, थोड़ा इस पर समझते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रोड्यूसर है, ठीक। मान लीजिए आप ये कोई प्रोड्यूसर है, कोई उत्पादक है। समझना बात, इसने 50 रुपए का कोई कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। मान लीजिए इसने 50 रुपए का कपास खरीदा और इसमें 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, अर्थात कपास को धागे में तब्दील कर दिया। एक बात पहले जान लीजिए, उद्योग की दुनिया में जिसे उत्पादन कहते हैं, टैक्स की दुनिया में उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमने कपास खरीदा और धागे का उत्पादन किया, यानी धागा बना लिया। ये उद्योग की दुनिया में कहेंगे, लेकिन टैक्स की दुनिया में कहेंगे कि हमने 50 रुपए का कपास खरीदा और जो धागा बनाया उसकी कीमत क्या हो गई, 100 रुपए हो गई। तो यानी हमने 50 रुपए के कपास को 100 रुपए के धागे में तब्दील कर दिया, अर्थात हमने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, 50 रुपए का मूल्यवर्धन कर दिया। तो जिसे उद्योग की दुनिया में उत्पादन करना कहते हैं उसे ही टैक्स की दुनिया में वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा
और धागा होगा बनाने में 50 रुपया और लगाया, यानी 100 रुपये का हो गया, अर्थात उसने 50 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया। अब जब वो धागा बेचने जाएगा तो सरकार कहेगी कि 50 रुपये का रॉ मटेरियल है, 50 रुपया तुमने वैल्यू एडिशन किया, यानी 100 रुपये की वस्तु हो गई। अब इस पर हम 10% टैक्स लेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए सरकार उस पर 10% का टैक्स लेती है, तो ठीक वह कितने का हो गया? 110 रुपये का। यानी प्रोड्यूसर को पहले चरण पर यह वस्तु कितने की हो गई? 110 रुपये की। किसी ने धागा खरीदा तो उसे कितने का मिला? 110 रुपये, जिसमें 50 रुपये कच्चे माल की कीमत है, 50 रुपये अर्थात कपास की कीमत है, 50 रुपये का उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। सरकार कहती है हम 10% टैक्स लेंगे। तो सरकार जो टैक्स ले रही है वो दोनों पर ले रही है, 50 इस पर, 50 इस पर, 100 रुपये पर ले रही है। तो 10% टैक्स तो 100 रुपये का 10 रुपया हो गया, यानी ये माल कितने का हो गया? 110 रुपये का। अब मान लीजिए दूसरे चरण में, ठीक, किसी होलसेलर के पास ये वस्तु जा रही है, तो वह 110 रुपये का खरीद रहा है, और सपोज दैट उसने धागे को रंग वंग दिया, यानी उसने 10 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 120 रुपये की। अब सरकार कहेगी कि तुम 120 रुपये का ही नहीं बेचोगे, हमारा 10% इसमें टैक्स भी जुड़ेगा। तो 120 रुपये का 10% यानी 12 रुपये, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 132 रुपये की। अब तीसरे चरण पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 132 रुपये की उस वस्तु को खरीदता है, 10 रुपये का वो क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया, मूल्य वर्धन कर दिया। तो वो वस्तु कितनी की हो गई? 142 रुपये की हो गई। सरकार कहती है ना ना, 142 में नहीं बेचोगे, हम इस पर 10 रुपये का 10% का टैक्स लेंगे। तो 142 रुपये का 10% जोड़ करके रिटेलर को यह मिलेगी यह वस्तु 156 रुपये 20 पैसे की। रिटेलर को कितने की मिल गई? 156 रुपये 20 पैसे की। पहले का टैक्स सिस्टम में यही बात होती थी। अब जीएसटी में क्या होता है, यही वैल्यू एडिशन आप समझोगे जी। अब यहां देखना, 50 रुपये का कच्चा माल है, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? 50 रुपये। टैक्स सरकार 10% किस पर ले रही है? 100 रुपये पर, तभी तो जोड़ करके 110 रुपये हो जा रहा है। लेकिन जीएसटी में क्या हो रहा है? मान लीजिए यही उत्पादक, अब जीएसटी में क्या होगा? मान लीजिए इसने 50 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपये का कच्चा माल लिया और 50 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। जीएसटी में सिर्फ जितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया उतना ही रुपए पर कर लगेगा। मान लीजिए जीएसटी के पहले भी कर की दर 10% ही थी और जीएसटी के बाद भी कर की दर अगर 10% है, तो जीएसटी में जो ये 10% टैक्स लगेगा वह केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा। समझना, यानी जीएसटी सिस्टम में सरकार जो टैक्स लगाएगी वह जितने रुपए का वैल्यू एडिशन करेगा उतने रुपए पर लगाएगी। तो यहां उसने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, तो सरकार टैक्स 10% है, यही जीएसटी और उसके पूर्व में अंतर है। भले ही टैक्स 10% है, जीएसटी में पूरे पर लगता, जीएसटी के पूर्व यह पूरे पर लगता था, लेकिन जीएसटी में क्या कहा जा रहा है? जीएसटी में कहा जा रहा है नहीं, अब हम सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाएंगे। तो इस 50 रुपए का कच्चा माल खरीदा, 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो पहले में इन 100 पर टैक्स लगता था, जीएसटी में व्यवस्था नहीं है। जीएसटी में सरकार कह रही है कि जितने रुपए का वैल्यू एडिशन करेंगे उतने ही पर टैक्स लगाएंगे। अगर टैक्स की दर यहां भी 10% ही हो तो यहां जो टैक्स लगेगा वह वैल्यू एडिशन पर लगेगा, यानी 50 रुपए पर लगेगा, इस 50 पर नहीं लगेगा, इस कच्चे माल पर नहीं लगेगा। तो 50 रुपए पर अगर 10% टैक्स लगता है, 50 रुपए का 10% कितना हुआ? 5 रुपया हुआ। तो यह वस्तु कितने की हो जाएगी? 105 रुपए की हो जाएगी। यही वाली वस्तु है, जीएसटी में कितने की हो जाएगी? 105 रुपए की। अब मान लीजिए सेकेंड स्टेज पर जब वह वस्तु मिल रही है 105 रुपए पर, व्यापारी ने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो अब जीएसटी में जो टैक्स लगेगा जितने का वैल्यू एडिशन किया है उसी पर लगेगा। अगर सरकार इस फेज पर कह रहे हैं कि यहां भी हम 10% ही टैक्स लगा रहे हैं, तो यह 10% पूरे पर नहीं लगेगा, जितने का वैल्यू एडिशन किया है, यानी 10 रुपए पर ही लगेगा। तो 10 रुपए पर 10% टैक्स बराबर कितना हो गया? 1 रुपए। तो यह वस्तु कितने की बिकेगी? 105 रुपए का खरीदा था, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन 115 और 1 रुपए का टैक्स, यानी 116 रुपए की मिलेगी।
यह जीएसटी में है। अब तीसरे स्टेज पर यहां वस्तु आ गई है 116 रुपए की, यहां भी 10% का वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो यहां भी इस 116 पर टैक्स नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? इस 10 रुपए पर ही लगेगा। जितने का वैल्यू एडिशन उतने का ही टैक्स। तो 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो 10 रुपए का 10% बराबर कितना हुआ? 1 रुपया। यानी 116 की वस्तु 10 रुपए का वैल्यू एडिशन 126 रुपया, ठीक। और 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपया, यह वस्तु कितने की हो गई? 127 रुपए की, ठीक। अब यहां 2-3 बातें समझना है। सेम वस्तु है, पूर्ववर्ती व्यवस्था में समस्त पर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी में किस पर टैक्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर। जहां मूल्यवर्धन हो रहा है वहीं जीएसटी लग रही है, और जितने का हो रहा है उतने ही पर लग रही है। इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। अब इसको समझते हैं इसी उदाहरण से। देखो कैसे समझते हैं, बताता हूं। अब यहां बताता हूं, समझना। मान लीजिए पहले क्या हो रहा है? पहले था 50 रुपए का रॉ मटेरियल, 50 रुपए का वैल्यू एडिशन, और इस पर 10% टैक्स, यानी वस्तु हो गई 110 रुपए की। अब ये दूसरे लेवल पर जब वस्तु आएगी तो वस्तु कितने की हो गई? 110 रुपए की। इसने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, वस्तु हो गई 120 रुपए की। जो 10% टैक्स लग रहा है वो कुल 120 रुपए पर लग रहा है। जो 10% टैक्स लग रहा है वह कुल 120 रुपए पर लग रहा है। जबकि इस 120 रुपए में यह जो 110 रुपया है, इस पर टैक्स चुकाया जा चुका है। इस पर टैक्स चुकाया जा चुका है। गौर से समझना, इस 110 रुपए पर तो टैक्स पेमेंट हो चुका है। लेकिन जब इस चरण में वैल्यू एडिशन 110 रुपए का यहां टैक्स चुकाया जा चुका है। देखो यहां टैक्स चुकाया जा चुका है। 100 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए 10% टैक्स 110 का हुआ था। यही 110 रुपए की वस्तु जब दूसरे चरण में आ रही है तो समझना, 10 रुपए का इसने वैल्यू एडिशन किया और वस्तु लेकर के आया था 110 रुपए का, वस्तु हो गई 120 रुपए की। सरकार कह रही है हम पूरे 120 रुपए पर टैक्स लेंगे, लेकिन यह जो 120 रुपए पर सरकार टैक्स ले रही है, इसमें 110 रुपए पर तो पहले टैक्स चुकाया जा चुका है। इस पर टैक्स चुकाया जा चुका है, यहां टैक्स चुकाया जा चुका है। यानी सरकार जिस राशि पर टैक्स चुकाया जा चुका है पुनः उस राशि पर कर ले रही है। वही हाल यहां भी है। वस्तु हो गई 120 रुपए की, 10% टैक्स लग गया, 132 रुपए की हो गई। यानी 132 रुपए, इस पर तो टैक्स चुकाया जा चुका है। अब यहां क्या है? व्यक्ति ने 132 रुपया की वस्तु ली, अब ये 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, हो गई 142 रुपया। अब सरकार 142 रुपए पर 10% टैक्स ले रही है, लेकिन 142 रुपए पर जो 10% टैक्स ले रही है, इस 132 रुपए पर तो टैक्स चुकाया जा चुका है। अर्थात बार बार हर चरण में जिस वस्तु पुराना टैक्स चुकाया जा चुका है उस पर भी टैक्स लग जा रहा है, जो पुराना टैक्स चुकाया जा चुका है उस पर भी टैक्स लग जा रहा है। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। यानी जिस राशि पर कर चुकाया जा चुका है दोबारा उस पर कर लगा दे रहे हैं, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। फिर से सुनिए, जिस राशि पर कर चुकाया जा चुका है दोबारा जब इस पर कर लगा दे रहे हैं, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। अब हम कह रहे हैं जीएसटी की परिभाषा में कि जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। जी हां, दूर करता है। देखिए कैसे दूर करता है। यहां पर 50 रुपए का रॉ मटेरियल, 50 रुपए का वैल्यू एडिशन, तो टैक्स किस पर लग रहा है? वैल्यू एडिशन पर, यानी सिर्फ 50 पर। यहां तो बात समझ गई। वस्तु हो गई 105 रुपए की। अब यह जब व्यक्ति 105 रुपए की वस्तु दूसरे चरण में ले रहा है, अगर इसने वैल्यू एडिशन 10 रुपए का किया तो यहां सिर्फ 10 रुपए पर 10% टैक्स की गणना हो रही है। इस पर गणना नहीं हो रही है क्योंकि इस पर टैक्स चुकाया जा चुका है।
तो जब इस पर गणना नहीं हो रही है, जब इस पर गणना हो रही थी वही तो कैस्केडिंग इफेक्ट था, लेकिन यहां इस पर गणना नहीं हो रही है, अर्थात जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, क्योंकि जीएसटी सिर्फ मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। देखिए 105 रुपए की वस्तु है, 10%, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन है, तो 10% जो टैक्स जुड़ रहा है वो 10 रुपए का 10%, यानी टैक्स कितना लिया जा रहा है, 1 रुपया। वस्तु हो गई 116 रुपए की। यहां देखिए वस्तु मिली 116 रुपए की, 116 रुपए की, वैल्यू एडिशन किया गया 10 रुपए का। और अगर कर की दर 10% है तो जो 10% टैक्स ले रहा है वह इस 10 रुपए पर ले रहा है, इस 116 पर नहीं ले रहा है, क्योंकि 116 पर कर चुकाया जा रहा है। वस्तु हो गई 127 की, यानी जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। ठीक, इसीलिए जीएसटी में वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो जीएसटी एक मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है, समझ गए। जहां जहां यहां 10 रुपए, यहां देखो यहां 50 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है तो 50 रुपए पर 10% टैक्स 5 रुपया लग रहा है। यहां 10% 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है तो 10 रुपए पर 10% टैक्स 1 रुपया लग रहा है। यहां भी 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है तो यहां भी 10 रुपए का 10% टैक्स यानी 1 रुपया लग रहा है। यानी जीएसटी जब भी लग रहा है किस पर लग रहा है, वैल्यू एडिशन पर। जीएसटी जब भी लग रहा है किस पर लग रहा है, वैल्यू एडिशन पर। समझ में आ गई बात। तो जीएसटी वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स है, जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। तो आइए हम लौटते हैं अपने पुराने सवाल की ओर कि जीएसटी क्या है। तो जवाब क्या मिला, जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है, वैल्यू एडिशन पर लगने वाला कर है, इसीलिए जीएसटी को कहा जाता है यह एक प्रकार का वैट भी है। दूसरा, यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, या किसको दूर करता है, यह कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है। पहले मुझे ये दो बातें आपको समझानी थी, पूरी किताब पढ़ जाओगे यही दो बात नहीं समझ में आती है, और ये दो बात ही जीएसटी की आत्मा है। तो मेरे विद्यार्थी बताएं, जीएसटी कैसे मूल्यवर्धन पर लगने वाला कर है, इसको समझ गए। जीएसटी कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, इसको समझ गए। मैं इंतजार करूंगा कमेंट करके बताना कि हाँ गुरुजी हम समझ गए। आपको समझाने के लिए उदाहरण बनाए मैंने, तो बताओगे ना, जरूर बताना कि गुरुजी हम समझ गए, क्योंकि जब आप बताते हो कि गुरुजी हमें समझ गए तो मन एकदम गदगद हो जाता है, मन एकदम बम बम हो जाता है, गदगद। कारण क्या है, पढ़ाना यह मेरा कैरियर नहीं है, यह मेरा प्रोफेशन नहीं। आप लोगों ने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है, लिखा होता है ना, कर्म ही पूजा है। यह आधा अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। हर कर्म पूजा नहीं होता है, हर कर्म पूजा नहीं होता है। तो आप कहोगे गुरुजी कौन सा कर्म पूजा होता है, तो जिस कार्य को करने में आप डूब जाए, जिस कार्य को करने में आपका रोम रोम खिल जाए, जिस कार्य को करने में आपको आनंद की प्राप्ति हो, वो कर्म आपके लिए पूजा बन जाता है। मेरे लिए पढ़ाना एक ऐसा कर्म है जिसे करते वक्त मैं डूब जाता हूं, जिसे करते वक्त मेरा रोम रोम खिल जाता है। मुझे पढ़ा करके ही आनंद की प्राप्ति मिलती है, और जो सुख मुझे पढ़ाने में मिलता है वो दुनिया की अन्य किसी काम को करने में मुझे नहीं मिलता है, इसलिए ही मैं पढ़ाता हूं। इसलिए पढ़ाना मेरा कैरियर नहीं है, पढ़ाना मेरा व्यवसाय नहीं, प्रोफेशन नहीं। पढ़ाना मेरे लिए मेरी पूजा है, मेरी इबादत है, मेरी प्रार्थना है। कहते हैं ना, इसलिए हमारे यहां कहते हैं साधना के कई रूप है। कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है और वो बांसुरी बजाने में ही डूब जाए, ब्रह्मांड की शक्तियों ऐसे लगे कि शून्य में चला गया हूं, तो बांसुरी ही उसकी इबादत है, उसकी पूजा है, उसकी आराधना है, उसकी प्रार्थना है।
पढ़ाना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है। तो आप जब बताते हैं तो लगता है वो बातें आपकी नहीं होती है। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से मैं जुड़ा हुआ हूं और अनंत शक्तियां मुझसे कह रही हैं कि पुत्र तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो, तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो, मन से कर रहे हो। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे हो बल्कि अपने काम के माध्यम से पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। तो जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगने वाला एक कर है। जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करता है, इस बात को समझ लिए। अब आइए अब किस्सा कहानी करते हैं जीएसटी की। अब शुरू करते हैं जीएसटी। ठीक, तो जीएसटी की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर 2-3 बातें। अब यहां से जीएसटी शुरू करते हैं। जीएसटी की परिभाषा समझ लिए, जीएसटी क्या है ये समझ लिए। अब समझते हैं कि जीएसटी की हमें आवश्यकता क्यों है। परिभाषा पक्का देखो, जीएसटी एक साझा घरेलू बाजार बनाता है। आप कहोगे साझा घरेलू बाजार का मतलब क्या है? देखो है क्या, जीएसटी के पहले वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर केंद्र के तमाम प्रकार के कर थे, राज्यों के भी तमाम प्रकार के कर थे। हर राज्य अलग अलग कर लगाते थे। इसलिए किसी वस्तु की कीमत, इस वस्तु की कीमत दिल्ली में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, चेन्नई में कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और है, केरल में कुछ और है, मणिपुर में कुछ और है। तो पूरे भारत में एक साझा घरेलू बाजार नहीं बन जा पाता था। साझा घरेलू बाजार का मतलब इस पेन की कीमत दिल्ली में 45 रुपया है तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सब जगह 45 रुपया। जीएसटी के पूर्व स्थिति नहीं हो पाती थी, क्योंकि मान लीजिए केंद्र के अप्रत्यक्ष कर एक जैसे है। यूपी कहता हम 10% लगाएंगे, बिहार कहता हम 12% लगाएंगे, झारखंड कहता हम 13% लगाएंगे, तो बंगाल में ममता दीदी कहती है हम तो 15% लगाई वो छे, तो असम जाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं हम तो 20% लगाई वो छे, तो मध्य प्रदेश में आकर कहते हैं हम तो 0%, दिल्ली वाले कहेंगे हम 0% लगा देंगे। यानी टैक्स की दरें बढ़ेंगे तो वस्तुओं की कीमतें क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। इसलिए भारत का एक साझा घरेलू बाजार नहीं बनता था जब कर के नजरिए से देखते थे। जीएसटी इसलिए लगाई गई कि केंद्र और राज्य के लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को एक साथ समाहित कर दिया जाए, कर की संरचना, कर की दरें एक जैसी हो जाए पूरे भारत में, ताकि साझा घरेलू बाजार बन जाए। और जब किसी भी मुल्क का साझा घरेलू बाजार बन जाता है तो वह इन्वेस्टर को आकर्षित करता है, निवेशक को आकर्षित करता है। तो जीएसटी की आवश्यकता इसलिए भी थी कि हम देश में एक साझा घरेलू बाजार बनाए, ढेर सारे निवेश को आकर्षित कर लें। दूसरी चीज, जीएसटी के पूर्व इतने प्रकार के कर एक साथ लगते थे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की बहुलता हो जाती थी, ढेर सारे हो जाते थे, साथ साथ ये बोझिल भी हो जाते थे। इसलिए जीएसटी को लाया गया ताकि मौजूदा अप्रत्यक्ष करों की बहुलता को यह समाप्त कर दे और कम बोझिल हो जाए। दूसरी वजह। तीसरी वजह, जीएसटी कर संरचना को सरल बनाती है। और चौथी वजह यह है कि जब कर संरचना सरल हो जाती है, कर की दरें कम हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां टैक्स नेट में शामिल हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कर चुकाने लगती हैं। तो जीएसटी का यह भी उद्देश्य था कि अधिक से अधिक कंपनियों को टैक्स नेट में शामिल करना, ढेर सारे नए करदाता बनाना। जीएसटी इस काम को करने में बखूबी रूप से सफल रही है। इसीलिए जिन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि जीएसटी कलेक्शन इतना होगा, जीएसटी ने उन सभी कल्पनाओं से आगे का टैक्स कलेक्शन करके दिखा दिया है। तो हमें इसीलिए जीएसटी की आवश्यकता थी। तो जीएसटी क्या है समझ गए, जीएसटी की आवश्यकता क्यों थी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका नेचर जान लेते हैं। जीएसटी 3 प्रकार की लगती है। आप लोग कहीं जीएसटी चुकाते होंगे तो लिखा होगा आईजीएसटी इतना, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, नीचे टोटल जीएसटी होता है। तो जीएसटी में 3 प्रकार का होता है। एक होती है आईजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है सीजीएसटी। ठीक, जो आईजीएसटी होता है वह केंद्र सरकार वसूलता है, यानी वह केंद्र के पास ये पैसा चला जाता है। लेकिन केंद्र अपने ही नहीं रखता है। ठीक, केंद्र राज्यों के बीच इस पैसे को बांट देता है, कहता ले लो भैया, ले लो भैया, ले लो भैया,
राज्यों के बीच इस पैसे को बांट देता है। यानी आईजीएसटी से जितना पैसा गया किसके पास चला गया? केंद्र सरकार के पास चला गया। लेकिन पूरा पैसा केंद्र नहीं रखता है, राज्यों में उस पैसे का बंटवारा करता है। समझ में आ गई बात? तीसरी बात, आईजीएसटी उन वस्तुओं पर लगता है जो वस्तुएं अंतर्राज्यीय व्यापार का हिस्सा होती है। बन रही है महाराष्ट्र में, बिक रही है बिहार में, तो अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है। बन रही है तमिलनाडु में, बिक रही है कर्नाटक में, बन रही है कर्नाटक में, बिक रही है मध्य प्रदेश में, बन रही है मध्य प्रदेश में, बिक रही है उत्तर प्रदेश में। यानी जब भी कोई वस्तु का व्यापार दो राज्यों के बीच होगा, मिनिमम दो राज्य, यानी एक से अधिक राज्य शामिल हो जाएंगे, तो उस वस्तु पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। कौन लगाएगा? केंद्र लगाएगा। उसके बाद इसको राज्यों के बीच क्या करेगा? वितरित कर देगा। ठीक। दूसरा लगता है एसजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, और यह राज्य सरकार तब लेती है जब उसके राज्य में वस्तु की बिक्री होती है, यानी राज्य के भीतर के व्यापार पर एसजीएसटी लगता है। एसजीएसटी से जो भी पैसा आता है वह सब राज्य सरकार के ही पास चला जाता है। जिस राज्य में लग रहा उस राज्य का हिस्सा होगा। एक होता है सीजीएसटी, यह केंद्र सरकार लगाती है। ठीक। अंतर्राज्यीय व्यापार पर ही सीजीएसटी लगता है, यानी कोई व्यापार यदि एक राज्य के भीतर हो रहा है तो ही उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी का पैसा केंद्र सरकार रख लेती है और इससे राज्यों को बंटवारा नहीं करती है। यानी अर्थात आईजीएसटी और सीजीएसटी, इसका पैसा केंद्र के पास जाता है, लेकिन आईजीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगती है। जब दो राज्यों के बीच व्यापार होगा, दो से अधिक के व्यापार होगा, और इसका पैसा राज्यों को देती है। वहीं सीजीएसटी का पैसा अंतर्राज्यीय व्यापार पर केंद्र लगाता है, यानी एक ही राज्य के भीतर जब व्यापार हो रहा है, और उसका पैसा खुद केंद्र सरकार रख लेती है। एसजीएसटी भी अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगती है, इसका पैसा राज्य सरकार रख लेती है, जहां कलेक्शन होता है ठीक वही राज्य सरकार रख लेती है। जो 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ था, उससे केंद्र ने सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का कानून पारित किया। यानी केंद्र ने कहा कि हम सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाएंगे, वहीं सभी राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में कानून पारित करके कहा कि हम एसजीएसटी लगाएंगे। इसलिए आप देखना, इसलिए गौर किए होंगे, जीएसटी के लिए राज्यों का अनुमोदन भी अनिवार्य था, क्योंकि जब तक राज्य अनुमोदन नहीं करेंगे एसजीएसटी लगाएंगे कहां से। ये रही बात कितने प्रकार की होती है। ठीक। अब थोड़ी बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की, क्योंकि जीएसटी के बारे में निर्णय लेने का यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल की अगर संवैधानिक स्थिति की देखा जाए तो भारत के संविधान 279(1) यह कहता है कि अनुच्छेद 279 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी। तो जीएसटी के बारे में संविधान में लिख दिया गया, 279 में धारा 1 जोड़ दी गई और कहा गया कि राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल की नियुक्ति करेंगे। तो कौन नियुक्ति करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक। जीएसटी काउंसिल का काम है जीएसटी के बारे में सभी सिफारिशों को करना। लेकिन याद रखिएगा, एक तकनीकी चीज बता देता हूं, कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल जो सिफारिश करेगी उसे सरकार को मानना बाध्यकारी है, ये नहीं लिखा गया है। हाँ, ये परंपरा है, रिवाज है कि जीएसटी काउंसिल की सभी सिफारिश को सरकारें मान लेती है। समझ में आ गई बात? अब ये जीएसटी काउंसिल बनता कैसे है? तो जीएसटी काउंसिल के अगर सदस्यों की बात करें तो जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। निर्मला ताई हैं, प्रणाम। ठीक, वित्त मंत्री है निर्मला ताई, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएंगी? अध्यक्ष। इनके बाद जो भी आएगा वित्त मंत्री आता जाएगा वही अध्यक्ष होगा। साथ साथ राजस्व के प्रभारी जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, यानी केंद्र सरकार का जो राजस्व का प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होगा वह इसका सदस्य होगा। फिर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। प्लस दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक, और जम्मू और कश्मीर भी बन गया है। तो जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं उनके वित्त मंत्री भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं।
यानी केंद्र का वित्त मंत्री अध्यक्ष हो गया, केंद्रीय राजस्व मामलों का प्रभारी जो ठीक राजस्व मंत्री है वो क्या हो गया, वो भी सदस्य हो गया। सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर सदस्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों में जिन जिन राज्यों के पास विधानसभाएं हैं उनका वित्त मंत्री भी इसका सदस्य हो गया। ठीक, अब जीएसटी क्या कर सकती है? तो जीएसटी निम्नलिखित सिफारिशें कर सकती है। ठीक, कितने भी केंद्र के, राज्य के जितने भी कर हैं, जितने भी इनके उपकर हैं, जितने भी इनके सरचार्ज या भार हैं, ठीक, जिन्हें जीएसटी में शामिल करना है, जो जीएसटी में शामिल हो सकते हैं, उनकी सिफारिश जीएसटी काउंसिल करती है। यानी जीएसटी काउंसिल ही ये तय करती है कि केंद्र का कौन सा कर, राज्य का कौन सा कर, केंद्र का कौन सा सेस, राज्य का कौन सा सरचार्ज जीएसटी में शामिल होगा। ठीक, यानी जीएसटी में कौन सी वस्तुएं शामिल होंगी, सीधी सीधी बात कहें तो जीएसटी में कौन सी वस्तुएं शामिल होगी, इसका निर्णय कौन लेता है? तो जीएसटी काउंसिल लेती है। इसके बाद जीएसटी में कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, यानी किसे जीएसटी में छूट देना है, यह भी निर्णय कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। साथ साथ समय समय पर जो मॉडल जीएसटी कानून होता है, जो टैक्स लेने के सिद्धांत होते हैं, कितना आईजीएसटी होगा, इन सब की सिफारिश कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल करती है। इसके अलावा टर्नओवर की वह सीमा जिससे कम होने पर गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है, इसकी भी सिफारिश कौन करती है? इसकी भी सिफारिश जीएसटी काउंसिल करती है। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि 20 लाख से कम टर्नओवर पर हम जीएसटी नहीं लेंगे, तो ये 20 लाख वाला सिफारिश कौन किया? जीएसटी काउंसिल किया। समझ गए बात को? क्या होंगी कर की दरें, यानी टैक्स रेट कितना होगा, साथ साथ जीएसटी बैंड के साथ जो फ्लोर दरें होंगी, मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, उसकी भी सिफारिश कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान यदि अतिरिक्त संसाधन जुटाना है तो जीएसटी के साथ साथ कुछ स्पेशल रेट्स भी लगाए जाते हैं, स्पेशल टैक्स भी लगाए जाते हैं, कुछ विशेष दरें लगाई जाती हैं। यह कब कितनी लगाई जाएंगी, इसकी भी सिफारिश कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल के संबंध में जो विशेष प्रावधान है, इसको भी कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। साथ साथ याद रखना, अभी ठीक, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, वाहनों में डालने वाली स्प्रिट, सीएनजी, विमानन टरबाइन यानी एरोप्लेन में भरने वाला तेल, ये जितने प्रकार के ईंधन हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगी है, इन पर जीएसटी नहीं लगेगी। भविष्य में जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, किस तारीख से लगेगी, इसकी भी सिफारिश कौन करेगा? इसकी भी सिफारिश जीएसटी काउंसिल करेगी। यानी भविष्य में पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका भी निर्णय कौन लेगा? तो इसका भी निर्णय लेगी जीएसटी काउंसिल। भविष्य में पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसका भी निर्णय कौन लेगी? इसका भी निर्णय लेगी जीएसटी काउंसिल। समझ में आ गई बात? ठीक, तो भविष्य में पेट्रोलियम को कब जीएसटी में शामिल किया जाएगा, इसका भी निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। अब अगर मान लीजिए जीएसटी काउंसिल में ही कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कोई विवाद हो जाए, तो लिखा गया है, मान लीजिए जीएसटी के सब काउंसिल के मेंबर लड़ाई करने लगे, तो सीधे सीधे जीएसटी के अपने नियम में लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल अपने निर्णय से उत्पन्न विवादों का समाधान के तौर तरीकों पर खुद निर्णय लेगी। कहा गया है कि अगर आपके निर्णय से कोई विवाद हो गया तो दोबारा बैठिए और अपने निर्णय पर डिसीजन खुद लीजिए। ये जीएसटी काउंसिल के बारे में कहा गया है। ठीक, अब राज्यों को मुआवजा, ठीक, एक मुद्दा है। कहा गया कि यदि किसी राज्य को जीएसटी लगाने से उसके राजस्व को नुकसान होता है, ठीक, तो संसद राज्यों को मुआवजा प्रदान करेगी। यानी जीएसटी जब लाई गई तो कहा गया कि जीएसटी लगाने से यदि किसी राज्य को नुकसान होता है तो संसद कानून बनाएगी और उस राज्य को जितने भी राजस्व का नुकसान होगा
उसका मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा और यह जो मुआवजा दिया जाएगा इसकी सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल के को ही करना होगा और जीएसटी काउंसिल जितना सिफारिश करेगी उतना ही मुआवजा किसी भी राज्य को दिया जाएगा। अब थोड़ी जीएसटी टैक्स स्लैब देखते हैं। तो 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं जीएसटी में। वे टैक्स स्लैब अर्थात जिन पर जीएसटी 0 लग रहा है, यानी वे वस्तुएं जिस पर जीएसटी 0% है, वे वस्तुएं जिन पर जीएसटी 5% है, वे वस्तुएं जिस पर जीएसटी 12% है, वे वस्तुएं जिन पर जीएसटी 18% है, वे वस्तुएं जिन पर जीएसटी 28% है। यानी भारत की जितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं सबको 5 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है। अब यहां वस्तु सेवा नहीं बता रहे हूं, 300 पेज में लिखा है कि ये वस्तु, अब 300 पेज में लिखा है, कोई वस्तु सेवा बची ही नहीं है। सिर्फ 3-4 चीजें बची है जिस पर जीएसटी नहीं लगा, बाकी सब पर लग गया है। तो कुछ वस्तुएं 0% में शामिल है, कुछ 5% में, कुछ 12% में, कुछ 18% में, कुछ 28% में। अब देखो ये जो 28% है यही सबसे महंगा वाला टैक्स स्लैब है, ठीक। और जो 28% टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी के अलावा अतिरिक्त शेष भी लगाया जा सकता है। और इस अतिरिक्त शेष लगाने से, यानी जो जीएसटी में 28% में है, सरकार जीएसटी काउंसिल करी है कि 28% वालों पर तो हम एक्स्ट्रा शेष भी लगाएंगे और एक्स्ट्रा शेष लगाने से जो पैसा आएगा उसी पैसे से हम राज्यों को क्या देंगे, उसी पैसे से हम राज्यों को क्षतिपूर्ति देंगे, ठीक। सरकार कह रही है कि जो 28% के बाद शेष आएगा, सरकार कह रही है कि जो 28% के बाद शेष आएगा इसी शेष के पैसे से हम क्या देंगे, राज्यों को क्षतिपूर्ति देंगे। तो 28% जो जीएसटी स्लैब है इसमें जो वस्तुएं शामिल हैं, विशेष करके इसमें लग्जरी गुड्स शामिल होते हैं, जैसे तंबाकू, सिगरेट, हाई वाले परफ्यूम, सेंट, जो फैशन के उत्पाद हैं, दुनिया भर के फैशन के उत्पाद नहीं होते हैं, कॉस्मेटिक्स, महंगे कपड़े, महंगे जूते, इन सब पर 28% जीएसटी के साथ साथ शेष भी लगा दिया जाता है और उनसे जो पैसा आता है उससे राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाती है, ठीक। जिन जिन राज्यों को जीएसटी में आने से नुकसान हुआ, कहा गया कि 5 साल तक क्षतिपूर्ति ले लीजिए, बाद में खुद ही बाजार बढ़ेगा, खुद ही कमाने लगेंगे। हुआ भी यही, बाजार बढ़ा, वो खुद कमाने लगे। अब जीएसटी में कौन कौन से कर, अब जीएसटी में क्या है, कौन कौन से कर को शामिल कर दिया गया है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि जीएसटी में किस किस टैक्स को शामिल हो क्या रहा है भाई, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी में किस किस कर को शामिल किया गया है। कुछ मेन कर जो केंद्र के हैं, राज्य के हैं, उनको समझते हैं, ठीक। तो केंद्र और राज्यों को जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको जीएसटी में शामिल किया गया है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क, ठीक। राज्यों का सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री टैक्स, राज्यों को जो एंट्री टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, इन सबको किसमें शामिल कर दिया गया है, जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। किसको किसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, ये बड़ा मजेदार चीज है, हमेशा याद रखने वाली चीज है। तो याद रखिएगा, एल्कोहल जीएसटी में शामिल नहीं है, एल्कोहल जीएसटी में शामिल नहीं है। पेट्रोलियम जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं कोई भी जीएसटी में शामिल नहीं है। रियल एस्टेट, जो घरों की खरीद फरोख्त, जमीन वमीन की खरीद फरोख्त होती है, रियल एस्टेट जीएसटी में शामिल नहीं है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में शामिल नहीं है। यानी जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, ठीक, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी, इन 4 चीज को निकाल दिया जाए तो बाकी सभी चीजें जीएसटी में शामिल हो चुकी हैं। तो याद रखना, ठीक, ये चीजें जीएसटी में शामिल नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक। अब अगली बात, ठीक, अगली बात, राज्यों को मुआवजा।
थोड़ा इस राज्यों के मुआवजे के मुद्दे को हम समझते हैं। राज्यों को मुआवजा, समझते हैं ठीक कि क्या है राज्यों का मुआवजा। देखो, इसके लिए कानून पारित किया गया है जिसे कहा गया है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017। ठीक, देखो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अर्थात जीएसटी की वसूली वहां होती है जहां वस्तु बिकती है। महाराष्ट्र से वस्तु बन के चली बिहार में बिकी तो जीएसटी की वसूली कहां हुई? जहां बिकी बिहार में हुई। इससे जो उत्पादक राज्य हैं उनको घाटा हो सकता है और जो उपभोक्ता राज्य हैं, खरीदने वाले हैं, उनको फायदा हो सकता है। इसलिए जो उत्पादक राज्य हैं वो एक कंपनसेशन फार्मूला चाहते थे जब जीएसटी आई तभी, और जीएसटी काउंसिल ने कंपनसेशन फार्मूला लाया और जीएसटी काउंसिल ने कहा जो उत्पादक राज्य हैं उनको केंद्र सरकार 5 सालों के लिए कंपनसेशन देगी, और इस अधिनियम में यही कहा गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा और संशोधन करके लाया गया जीएसटी कंपनसेशन स्टेट एक्ट 2017। ठीक, और इस संविधान में कहा गया कि 5 वर्षों की संक्रमण अवधि के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी राज्यों का जो नुकसान हुआ है जीएसटी कार्यान्वयन के कारण, विशेष करके जो उत्पादक राज्य हैं, ठीक, उनको भरपाई की जाएगी। और जब 2017 से भरपाई की जाएगी, कब तक के लिए? 5 साल के लिए। तो यह कैसे तय किया जाएगा कि राज्यों को कितना नुकसान हो रहा है? तो इसके लिए कहा गया कि 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा और इसी आधार पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। यानी मान लीजिए महाराष्ट्र, ठीक, कहा जा रहा है, महाराष्ट्र कह रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो महाराष्ट्र कहा जाएगा ठीक है 2015-16 में आप जो टैक्स कलेक्शन किए थे वो बताइए, और 2017 में जो टैक्स कलेक्शन है आपका वो बताइए। नुकसान दिख रहा है, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। नहीं नुकसान दिख रहा है, नहीं हो जाएगी। यानी आधार वर्ष क्या माना गया? 2015-16। साथ साथ कहा गया कि हम 2017 से 2022 तक के साल को 5 साल आपको हम क्षतिपूर्ति देंगे, 5 साल आपको क्षतिपूर्ति देंगे। तो राज्यों ने कहा महंगाई भी तो बढ़ती है, तो सरकार ने कहा ये 5 साल हम क्षतिपूर्ति देंगे 2015-16 के आधार वर्ष बना करके। यानी 2015-16 में जितना टैक्स था 17 में अगर उससे कम हुआ, मान लीजिए यहां सपोज दैट 100 करोड़ था और यहां 80 करोड़ हुआ, तो 20 करोड़ की आपकी क्षतिपूर्ति हुई है, तो इसकी भरपाई हम करेंगे। मान लीजिए, समझ में आ रही बात नहीं? फिर देखेंगे 2018 में कितना हुआ है, 2015 से तुलना करेंगे, कम हुआ है तो क्षतिपूर्ति करेंगे। 19 में कितना हुआ, कम हुआ, क्षतिपूर्ति करेंगे। 20, 21, 22 और नहीं कम हुआ तो नहीं क्षतिपूर्ति करेंगे। और ये भी कहा गया कि 2015-16 को हम आधार वर्ष मनाएंगे क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने में, लेकिन इसके लिए हम एक और काम करेंगे, हर साल 14% का ग्रोथ रेट भी देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि इसका मतलब ये है कि 2015, ठीक, 16 में मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई राज्य है, इसका टैक्स कलेक्शन कुल 100 करोड़ है, और ठीक 2017 में इसका टैक्स कलेक्शन 80 करोड़ रह गया, ठीक, तो क्षतिपूर्ति मिलेगी। अब इसके बाद 2018 में अगर मान लीजिए इसका टैक्स कलेक्शन 2015-16 में 100 करोड़ है, उससे कम रह गया तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, नहीं कम रह गया तो नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए 2018 में इसका टैक्स कलेक्शन कुछ भी हुआ, तो जब 2015 में जो 100 करोड़ माने थे, तो 2015 में 100 करोड़ का तुलना 2017 से किए थे, 2022 तक ले जाना है। लेकिन जब 2018 में आएंगे तो हम 2015 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है सिर्फ उतना ही आधार नहीं मानेंगे, उसमें 14% ऐड कर देंगे, हर साल ऐड करते जाएंगे। अर्थात मान लीजिए, ठीक, कि कोई किसी राज्य का 2015-16 में कुल टैक्स कलेक्शन 100 करोड़ रहा है, तो 2022
17 में, 5 साल के लिए है, 2017 से लागू हुआ है। और बेस ईयर क्या है 2000, बेस क्या है 2015-16, ठीक, 100 करोड़ है। तो इस 2015-16 के बेस ईयर से 2017 की तुलना करेंगे, कितना बढ़ा कितना घटा। अब मान लीजिए 2018 आ गया, तो 2018 की तुलना जब हम 2015 से ही करेंगे, लेकिन यहां जो टैक्स कलेक्शन 100 करोड़ माने थे, इसमें 14% जोड़ देंगे, 14% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी अब 2018 के जो टैक्स की तुलना करेंगे वह 2015 के 100 करोड़ से नहीं 114 करोड़ से करेंगे। फिर 2019 जब आएगा, 2019 जब आएगा तो 2019 की जब तुलना करेंगे कि टैक्स घटा है बढ़ा, तो इस 114 करोड़ का प्लस 14% जोड़ देंगे। और फिर जो टैक्स आएगा उससे 2019 की तुलना करेंगे, घटा की बढ़ा। 2020 में जब हम 2020 आएंगे तो 2020 के लिए भी क्या करेंगे, 2015-16 का ही आधार वर्ष चल रहा है, यहां 14 करोड़ जोड़ लेते, फिर इसमें 14% जोड़ देंगे और जो आएगा उससे तुलना करेंगे। ऐसे हम 5 साल करेंगे और राज्यों को क्षतिपूर्ति देंगे। अब सवाल उठा क्षतिपूर्ति का ही पैसा आएगा कहां से? तो हमने अभी बताया था कि जो 28% के टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुएं हैं उन पर सेस लगाया जाएगा, ठीक, और पैसा दिया जाएगा। जैसे कहा गया है टोबैको पर सेस लगा है, तंबाकू उत्पाद पर लगा है, कोयले पर लगा है, ऑटोमोबाइल पर लगा है, साथ साथ अभी कई चीजें और कर दी गई है, लग्जरी गुड्स, फैशन, फैशन के जो महंगे उत्पाद हैं इन सबको ऐड कर दिया गया है। तो इन पर सेस लगाया जाएगा और राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा वसूला जाएगा। अच्छा, ये तो पुराना हो गया है, ठीक। अब एक है जीएसटी का मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान, जीएसटी का मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान। देखो एक बात बताई थी, जिसे कहते एक बात बताई थी, यहां एक चीज बताते हैं, मजेदार चीज है। ये जब आपको समझा रहे थे तो यहां एक चीज बताए थे, याद है ना, कि वैल्यू एडिशन पर लग रहा है। यानी मान लीजिए 50 रुपए का वैल्यू एडिशन, 50 रुपए का कच्चा माल है, 50 रुपया वैल्यू एडिशन किया, ठीक, वस्तु हो गई 100 रुपए की। लेकिन जीएसटी किस पर लग रही है, सिर्फ जितने का 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, 50 रुपए पर लग रही है। 50 रुपए का 10% टैक्स का कीमत कितना हो गया, 5 रुपया, कुल वस्तु हो गई 105 रुपया। अब आ जाओ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है समझाते हैं। अब मान लो दूसरे चरण में वस्तु खरीदा एक व्यक्ति ने 105 रुपए का और 10 रुपए वैल्यू एडिशन किया, तो यह जो टैक्स दे रहा है 10%, वह किस पर दे रहा है, 10 रुपए पर। लेकिन मान लीजिए यह प्रोड्यूसर है या होलसेलर है, या होलसेलर 10 ही रुपए पर टैक्स तब देगा जब पिछले 105 रुपए पर इस प्रोड्यूसर ने टैक्स चुकाया हो। यानी अगर पिछले फेज पर जीएसटी चुकाई गई हो, प्रोड्यूसर ने चुकाया है, तभी होलसेलर को लाभ मिलेगा, नहीं तो होलसेलर को पूरा 105 रुपए पर चुकाना होगा। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात आपके पिछले चरण में यदि कर चुकाया गया है तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू एडिशन पर कर लेते हैं। यानी पिछले चरण पर चुकाया गया, मान लो यहां चुकाया गया तो इसमें इसको सिर्फ 10 रुपए पर ही वैल्यू एडिशन कर देना होगा, नहीं चुकाया गया तो इसको 105 और 10 दोनों पर देना पड़ता है। तो अगर पिछले चरण पर कर चुकाया गया है तो आपके फेज पर टैक्स नहीं देना है, यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। इस व्यक्ति को लाभ तो मिला कि नहीं मिला? अगर इस 105 रुपए पर इस प्रोड्यूसर ने कर चुकाया है तो इस व्यक्ति को बेचारे सिर्फ 10 रुपया कर चुकाना होगा, नहीं चुकाया होगा तो इसको पूरे चुकाना होगा। तो इस व्यक्ति को, इस होलसेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं कि अगर पिछले चरण पर कर चुकाया है तो जितने पैसे चुकाया गया उसने पर हमको नहीं चुकाना, हम अगर वैल्यू एडिशन करेंगे चुकाना, नहीं करेंगे नहीं चुकाना।
इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट से वस्तुएं क्या होती हैं? सस्ती होती हैं। हमने हिसाब लगाया था कि यह वस्तु 50 रुपए का रॉ मटेरियल और से वस्तु चली थी, और अगर 10% ही टैक्स है तो वह वस्तु 156 रुपए 20 पैसे की बिक रही थी। वही वस्तु जीएसटी के बाद 127 रुपए की हो गई थी। यानी वस्तु वही है, कीमतें कम हो गई टैक्स के कारण। और इसके पीछे कौन सा क्यों कम हो रही है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। पिछले चरण पर टैक्स लगा है तो इस फेज में टैक्स नहीं देना है। पिछले फेज में टैक्स लगा है तो इस फेज पर टैक्स नहीं देना है। इससे वस्तुएं क्या हो रही है? सस्ती हो रही है। अब वस्तुएं सस्ती हो रही है तो इसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। इसका लाभ क्या मिलना चाहिए? ठीक, उपभोक्ता को मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने गौर किया था जब जीएसटी आई थी तो व्यापारियों ने वस्तुओं को महंगा कर दिया। दुकान पर खरीदार जाता था, व्यापारी कहते थे महंगाई बढ़ गई, जीएसटी सरकार लगा दी है। अब आम आदमी सोचता था अरे ये तो महंगाई बढ़ गई, जीएसटी ने वस्तु को महंगा कर, बल्कि जीएसटी सस्ता कर दी है। ठीक, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का व्यवस्था है इससे टैक्स रेट में रिडक्शन मिल रहा है, वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। और उल्टा जनता में व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने महंगा कर दिया। तो सरकार ने कहा कि जो टैक्स रेट में हम कमी कर रहे हैं उसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। जो कर की दरें हम कम कर रहे हैं, टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं, उसका प्रभाव लोगों को हस्तांतरित होना चाहिए। ठीक, और इसके लिए व्यवस्था की गई कि जो कंपनियां या व्यापारी जनता को यह लाभ नहीं पहुंचाएंगे, यानी कर की दरें से कम होने से जो वस्तुएं सस्ती हुई हैं, इस सस्तेपन का लाभ यदि जनता को नहीं पहुंचाएंगे तो उनको दंडित किया जाएगा। और इसके लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिससे राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण कहते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी कहते हैं। इस नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी का काम है कि कंपनियों को होने वाले लाभों को उपभोक्ता तक हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। यह राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ऐसे मामलों की भी जांच करेगा जब कंपनियों द्वारा जीएसटी का हवाला देकर टैक्स में अवैध वृद्धि की गई। कई लोगों ने ऐसा काम किया तो कहा गया इसकी भी जांच राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण किया गया। जीएसटी के कारण कीमतों में होने वाली कमी का लाभ ग्राहकों तक हस्तांतरित नहीं किया गया है तो फर्म को मूल्य में कमी के बराबर राशि 18% ब्याज के साथ ग्राहक को हस्तांतरित करनी होगी। कहा गया कि जितनी कीमतें सस्ती हुई थी, अगर तुमने उसका लाभ, मान लो कोई वस्तु जीएसटी के कारण 1000 की थी, 800 में बिकने लगी तो 800 में बेचो। लेकिन आपने क्या किया, उसे 1200 में बेच दिया तो आपने 400 उसे नुकसान पहुंचाया है। तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण कहता 400 भी दीजिए और प्लस 18% ब्याज लगाएंगे। 400 का जो 18% होता है ये भी देता है। अगर ठीक कोई कंपनी नहीं मानती है, व्यापारी नहीं मानते हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके तकनीकी सदस्य करते हैं। ठीक, और इनका काम है उस प्रोसेस को बनाना कि जीएसटी दर में कमी हुई है तो इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक, इसका लाभ, इसका प्रोसेस तय करना है कि भैया जीएसटी दर में कमी हुई है तो इसका लाभ ग्राहक को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और एक है जीएसटीएन। ठीक, एक है जीएसटीएन। ठीक, और बस यही आखिरी बात है जीएसटीएन। यही आखिरी बात है जीएसटीएन पर। देखो एक बात जान लो, जीएसटी में व्यवस्था है कि जीएसटी में एक व्यवस्था है कि जो जीएसटी है यह पूरी की पूरी तरह से डिजिटल पर आधारित है। जीएसटी पूरी पेपरलेस है। जैसे मान लो हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो पेपरलेस, हमको ऑनलाइन जाना होगा।
जीएसटी भरना है तो भी ऑनलाइन जाना होगा। पेपर पर, पूरी जीएसटी में पेपर पर कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, डिजिटल है। तो ये डिजिटल प्रोसेस कैसे संचालित होगा, तो कहा गया इसके लिए कंपनी बना दीजिए। तो सरकार ने एक कंपनी बना दिया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, वस्तु और सेवा कर नेटवर्क। इस कंपनी का काम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ताकि जीएसटी एकदम बेहतर तरीके से संचालित होती रहे। तो जीएसटीएन और कुछ नहीं, इसका पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। यह एक सेक्शन 8 कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी है, अर्थात इसका उद्देश्य लाभ कमाना ठीक नहीं है। अच्छा, यहां नहीं है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। यह सरकारी कंपनी है। जीएसटीएन में 50%, अच्छा ये गलती हो गई है, जीएसटीएन में 50% हिस्सेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, और 50% राज्य सरकार की। तो 50% केंद्र सरकार, तो और मोटा हो गया। 50% कौन है, केंद्र सरकार, कौन है, केंद्र सरकार, ठीक। और 50% कौन है, राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है, केंद्र और राज्य, ठीक। तो सेक्शन 8 कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, सरकारी कंपनी, आधा पैसा केंद्र आधा पैसा राज्य। उद्देश्य क्या है, जीएसटी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जीएसटी के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। चूंकि दरअसल बात यह है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अर्थात जीएसटी हर फेज के वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से वसूली वहां होती है जहां वस्तु बिकती है। इसीलिए जब भी अंतरराज्यीय व्यापार होता है तो राज्य का भी हिस्सा है, केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। तो जरूरी है एक मजबूत निपटान तंत्र जो राज्यों के हिस्से को राज्यों तक तुरंत पहुंचा दे, केंद्र के हिस्से को केंद्र तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए जरूरी चाहिए एक मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस बेस्ड, यानी एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बेहतर स्मूथ चलने वाली सर्विस होनी चाहिए ताकि किसी को दिक्कत न हो। केंद्र का पैसा केंद्र को मिले, राज्य का पैसा राज्य को मिले। और बात इतनी ही नहीं है, जीएसटी में, ठीक, टैक्स पेयर जुड़ा है, हम जीएसटी दे रहे हैं, हम जुड़े हैं, ठीक। केंद्र सरकार जुड़ी है, राज्य सरकार जुड़ी है, जो सीए लोग टैक्स भरते हैं वो अकाउंटिंग ऑफिसर जुड़े हैं, बैंक के माध्यम से जीएसटी भरा जाता है, बैंक जुड़ा है, ठीक। आरबीआई तो जुड़ी ही जुड़ी है, यही तो पैसा ट्रांसफर इधर उधर करती है। तो जब इतने लोग एक साथ जुड़े हैं तो फाइल ले ले घूमोगे, किसी साहब फाइल लेके कभी केंद्र सरकार किया जा रहा है, कभी राज्य सरकार किया जा रहा है, कभी बैंक में जा रहा है, कभी टैक्स ऑफिस में जा रहा है, कभी आरबीआई जा रहा है, तो जमा नहीं हो पाएगा। घर बैठे मोबाइल पर कुट 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 पैसा डालिए, सबके पहुंच जाता है, बहुत आसान है। तो चूंकि इतने हितधारक जुड़े हैं तो जरूरी है भाई एक मजबूत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। समझ में आ गई बात। और यही काम जीएसटीएन करता है, यही काम जीएसटीएन करता है। तो ये कहानी है जीएसटीएन की, ये कहानी है जीएसटी की। हमने कहा था हम जीएसटी आपको अलग से समझाएंगे, बारीक से समझाएंगे, आसान समझाएंगे। तो हो गई कहानी जीएसटी की पूरी। तो दोस्तों जीएसटी पढ़िए, जरूर बताना समझ में आ जाए तो, ठीक। हमने छोटा स्मूथ आसान बारीक सा जीएसटी आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जीएसटी समझ में आएगा, आसान लगेगा। इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद बहुत चीजें आसान है। तो आज के क्लास में बात जीएसटी की, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम इंतजार करेंगे, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।